हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस मेरे प्याले से छोटे से चैनल पे। तो आज हम रोग निदान के एक नया टॉपिक है जिसमें हम आशय अपकर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 5 मार्क्स में ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आशय यहाँ पे चरक सूत्र स्थान का एक श्लोक है, प्रकृतिस्थ यदा पित्त मारु श्लेष्मणश्च, यानी कि जब पित्त होता है, पित्त, वात और कफ, ये सब अपनी प्राकृत अवस्था में, लेकिन वो क्षय हो जाते हैं, ठीक है। स्थानदादाय गात्रे यशु यत्र विसर्पति तदा भेदस्य दाहस्य तत्र तत्रावस्थता गात्रदेशे भवतस्यम श्रमो दौर्बल्य एवं च, ठीक है। सूत्र स्थान 17 का 45-46वां श्लोक है, ठीक है। आशय अपकर्ष का मतलब क्या हो जाता है? आशय अपकर्ष मतलब भेद से दोष का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोष जो अपने स्थान पे रहते हैं, तो अपने स्थान पे ही क्षय और वृद्धि के लक्षण जो है उत्पन्न करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में क्या होता है? वर्णित होता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि दोष जब अपने प्राकृत स्थान पे रहते हुए स्वयं प्रकोपित, मतलब कि वो खुद तो अपने स्थान पे रह रहे हैं लेकिन प्रकोपित नहीं हो रहे, लेकिन उस टाइम पे क्या हो जाता है? वायु जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है। तो वो वायु क्या करता है? वायु चंचल होता है, तो वो क्या करता है? अन्य दोषों को अपने स्थान से लेके इधर उधर लेके भटकने लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं, ठीक है। इसे ही हम आशय अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। देखो, आपका एक हो गया कि वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, ठीक है। तो पित्त और कफ जो होगा वो अपने स्थान पे ही रहते हैं, क्षय वृद्धि अपने स्थान पे रहते हैं, तो ये प्रकोपित नहीं होता है। लेकिन जो वायु होता है वो प्रकोपित हो जाता है। तो प्रकोपित होने के बाद वो क्या करता है? पित्त और कफ में लेकर जाता है। तो पित्त और कफ क्या करता है कि उसको वायु पित्त और कफ को अपने स्थान से लेके उठा के कहीं और भी लेके चलता रहता है। किस पित्त और कफ को लेके कौन चलता है? वायु चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, उसी को हम आशय अपकर्ष कहते हैं। अब ये कैसे होता है कि देखो, उस टाइम पे क्या होता है कि कफ जो होता है वो क्षीण, यानी कि कफ क्या होता है? वो कम हुई होती है। तो होने पे जो वायु होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या हो जाता है? कफ होगा वो कम होगा, वायु बढ़ा हुआ होगा, और पित्त जो होगा वो सम होगा। तो सम होने की वजह से वात क्या करता है कि पित्त को अपने साथ लेके घूमता रहता है, ठीक है। तो क्या करे? उचित मात्रा एवं स्थान में स्थित पित्त को उसके स्थान पदार्थ, यानी कि उसके वो पहले पित्त का स्थान क्या होता है? ग्रहणी होता है, ठीक है। उसमें आके आकृष्ट आके शरीर में जिस भाग में लेके घूमती है वहां अस्थिर स्वरूप में वेदनवत पीड़ा उत्पन्न, ठीक है। अब जैसे पित्त क्या होता है कि हमारे ग्रहणी में होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि वात वहां पे आके उसको अपने स्थान से डिस्टर्ब करके वह अपने शरीर के अन्य स्थानों पे लेके घूमने लगता है। तो उस टाइम पे जहां जहां पित्त जाता है वात के साथ, तो वहां पे पीड़ा, दाह, श्रम और दुर्बलता जैसी अनुभव होता है। जैसे हमें मतलब कि वीकनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी, जलन, ऐसा लगता है, बहुत थकावट सी, दुर्बलता, वीकनेस, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है, जो कि किसकी वजह से होता है? वात की वजह से, ठीक है। क्योंकि वो वात ही पित्त को लेके इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। इस प्रकार वायु उचित मान और स्थान में स्थिर होते हुए भी स्थान विशेष में परिवर्तन आने के कारण वह दोष विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। अब अतः चिकित्सा करते हुए विगुणवात की शांति, ठीक है, और विकृत स्थान स्वस्थान से चलित पर गए हुए दोषों को स्वस्थान पर लाना आवश्यक होता है, ठीक है। अब जैसे कि बात तो हर एक को लेके घूम रहा है, ठीक है। तो उसको अपने स्थान पे हर दोषों को जब वो लेके घूम रहा है, तो वो अपने दोष क्या करेंगे? अपने स्थान पे आने की सोचेंगे। अगर वो अपने स्थान पे आ गए, शांत हो गए, तो हमें ये सारी चीजें जो श्रम, दाह, पीड़ा उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही कह रहा है कि विकृत स्थान पे उन्हें प्राकृत स्थान पे लेकर आना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? विकृत, जिन्हें पित्त के स्थानापकर्ष का ज्ञान नहीं होता है, जिसको मतलब कि पित्त कहाँ रहता है, उनके स्थान, इन सब का ज्ञान नहीं होता, जिन वैद्य जो चिकित्सा करते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, तो वो दाह आदि के लक्षण को देख के क्या करेंगे कि भाई पित्त की वजह से तुम्हें ये लक्षण उत्पन्न हुए, तो वो क्या करेंगे? पित्त शामक चिकित्सा करेंगे, ठीक है। पित्त शामक जब चिकित्सा करेंगे, तो वो पित्त क्या होता है कि उल्टा और ज्यादा वेदना उत्पन्न करने लगता है, हमारी बॉडी को हानि नुकसान करने लगता है, ठीक है। तो वहां पे क्या कह रहा है कि द्वारा शरीर में उचित प्रमाण में स्थित पित्त का क्षय कर देता है, जिससे रोग को लाभ पहुंचने की बजाय उसको अत्यधिक कष्ट है। वही मैंने बताया कि वेदना उत्पन्न होती है। इसलिए दोष भेद में आशय अपकर्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। ये ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है, ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ठीक है। तो अब उसके तो इसलिए आशय अपकर्ष जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाता है कि गति भेद से दोष, यानी कि गति के भेद से।
जैसे कि मतलब कि गति भेद से दोष की गति होगी, मार्ग भेद से मार्ग वो कहाँ जा रहा है, बाह्य हो रहा है कि अभ्यंतर या फिर मध्य में, ठीक है। अवस्था भेद से अवस्था उसकी क्षय हो रही है, वृद्धि हो रही है या फिर सम हो रही है, और या फिर अन्य दोष में, यानी कि किस किधर जा रहा है, ऊर्ध्व में जा रहा है, अधो में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो जब वो दोष अपनी गति प्राकृत अवस्था में करते हैं तो हमेशा वो मार्ग क्या रहता है, बाह्य मार्ग होता है। उस अवस्था में दोष क्या होते हैं, क्षय होते हैं, और वो किस दिशा में होते हैं कि ऊर्ध्व गति में, ठीक है। और वैकृत जो दोष होता है वो मध्यम भाग में होता है, तो वो वृद्धि क्या करता है, वृद्धि करता है, तो वो अधः भाग में होता है, ठीक है। जब यहाँ पे सम होंगे तो अभ्यंतर मार्ग में होगा, और अवस्था क्या होगी, सम होगी, और तिर्यक गति में ये लोग मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गति भेद से दोष को हमने यहाँ पे कर लिया है। देखो, अग्नि का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आपने पिछले साल क्रिया शरीर में भी पढ़ रखे होंगे। अग्नि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है हमारे शरीर में जो पाई जाती है, ठीक है। एक तो जठराग्नि, एक भूताग्नि, ठीक है, और एक धात्वाग्नि, ठीक है। तो जठराग्नि में भी कई सारे चीजें, जैसे कि विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि, ये जठराग्नि में आएंगे। भूताग्नि में हमारे 5 प्रकार के जो महाभूत होते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। इन सब में से ये 5 महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, तो इसको भूताग्नि कहते हैं। धातुअग्नि जो हमारे धातुओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जो धातुओं से होते हैं, हमारे सप्त धातु होते हैं, उनसे जो होती है वो अग्नि किसको बोलते हैं, धातुअग्नि, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि अग्नि को हम डिटेल में श्लोक के साथ कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं आशापकर्ष को ही रखूंगी। आगे से हम अग्नि चैप्टर मतलब अग्नि जो टॉपिक है नेक्स्ट, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अग्नि के साथ, ठीक है।